26 दिसंबर 2004 की क्रिसमस की खुशियां, बधाइयां अभी वातावरण में गूंज रही थी। सागर में मचले उस दिन के उफान को कौन भूल सकता है। जापानियों ने उसका नाम सुनामी रखा है। डॉक्टर शेफाली मित्रा के बस में होता तो वो इस प्रलय का नाम सुनामी नहीं, कुनामी रखती। 30-30, 40-40 फुट ऊंची लहरें आईं और लाखों इंसानों की लाशों को कंकड़ों की तरह तट पर बिखेर गईं। समुद्र में जो लोग डूब गए वे अलग, झोपड़ियां तो क्या, 2 मंजिला मकानों को वो यूं लील गईं जैसे खेलोर में घुल जाते हैं बाल निर्मित रेत के घरौंदे। अगली सुबह सुंदरी, पूरा नाम सुंदरी तायफ, शेफाली के घर आ पहुंची। उसकी आंखों में तो सागर जैसा उफान था, आंसू थे कि थम नहीं रहे थे। डॉक्टर, मुझे छुट्टी चाहिए। मालूम नहीं मेरे माता पिता मेरा घर सही सलामत हैं भी या नहीं। मेरा पूरा देश मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। सुंदरी शेफाली की सर्जरी में नर्स ही नहीं थी, उसकी सहेली भी थी। पिछले कई वर्षों से वो दोनों शेफाली की प्रैक्टिस में एक साथ काम कर रही थी। इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की हृदय विदारक स्थिति के बारे में शेफाली ने भी टीवी में, अखबारों में देख पढ़ लिया था। बिजली की तरह एक विचार उसके मन में आया। उसने सुंदरी को गले लगाया, उसके आंसू पोंछे और अपना फैसला सुना दिया। तुम अकेली नहीं जाओगे इंडोनेशिया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारी सहायता करूंगी, कुछ लोक सेवा करूंगी, पुण्य कमाऊंगी। शेफाली ने अपनी सर्जरी अपने सहयोगी डॉक्टर जैक कॉलिंस को सौंपी और उसी शाम दोनों सहेलियां इंडोनेशिया की एक लंबी हवाई यात्रा पर निकल पड़ी। सुमात्रा की राजधानी मेडान के उत्तर पश्चिम में एक छोटा सा तटीय कस्बा है मोलाबो, जहां सुंदरी के परिवार का एक छोटा सा घर है। मेडान तक तो कोई सीधी उड़ान होती नहीं। सिंगापुर से जकार्ता होते हुए वो मेडान पहुंची और वहां से दोनों सखियां बस द्वारा मोलाबो पहुंची तो रात हो चुकी थी। किस्मत अच्छी थी, इर्द गिर्द की अथाह बर्बादी के बावजूद सुंदरी का घर और उसके माता पिता सही सलामत मिल गए। दिल को तसल्ली हुई। इतने लंबे सफर के बाद दोनों बहुत थक चुकी थी, रात भर विश्राम करना जरूरी था, सो उन्होंने किया। तड़के सवेरे ही 3 साल के एक नन्हे से बालक की चीखों ने उन्हें जगा दिया। कीचड़ में लथपथ रोता हुआ यह बच्चा ईबू ईबू चिल्लाता, लड़खड़ाता हुआ सा सागर की ओर चला जा रहा था। इंडोनेशिया की भाषा में ईबू का मतलब है मां। यह बच्चा अपनी मां को ढूंढ रहा था। सुंदरी उसके पीछे भाग ली और उसे पकड़कर घर ले आई। उसने अपना नाम बतलाया, वर्जा। सुंदरी ने मां का नाम पूछा तो बालक ने जवाब दिया, ईबू। वर्जा तो मां का नाम भी नहीं जानता था। मां के रिश्ते को ही वो उसका नाम समझता था। अपने पिता का नाम उसने बतलाया, तूहान। वहां की भाषा में तूहान परमात्मा के अनेक नामों में से एक है। जब सुंदरी ने पूछा, तुम्हारे पिता कहां रहते हैं, तो बच्चे ने आसमान की ओर उंगली कर दी। स्पष्ट हो गया कि वर्जा का पिता तो पहले ही चल बसा था और कभी उसकी मां ने उसे समझाया होगा कि उसके पिता परमात्मा हैं जो ऊपर आसमान में रहते हैं। वर्जा अब भी चिल्लाए जा रहा था, ईबू ईबू, मुझे ईबू के पास जाना है। कलकत्ता में अपने स्कूल में शेफाली ने हायर सेकेंडरी तक संस्कृत पढ़ रखी थी। यहां इंडोनेशिया में आकर यहां की भाषा में उनके नामों में संस्कृत के शब्द सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। किंतु वर्जा एक ऐसा नाम था जिससे वो बहुत प्रभावित हुई। वर्जा मानो वो किसी के वरदान से, शायद किसी देवता के वरदान से उत्पन्न हुआ था। सुनामी की लहरें लगभग 3 दिन पहले आकर गुजर गई थी। तब से यह बच्चा कहां पड़ा रहा? क्या इसकी मां भी इसके साथ थी? ऐसे कई प्रश्न शेफाली और सुंदरी के मन में जागे। शेफाली ने वर्जा का मेडिकल चेकअप किया। वो ठीक था, मगर थका हुआ था। शायद 3 दिन से भूखा था और रह रहकर ईबू ईबू पुकारने लगता था। दोनों सहेलियों ने उसे खूब प्यार किया और दूध पिलाकर सुला दिया। वर्जा को सुंदरी के माता पिता के हवाले कर दोनों सहेलियां राहत के काम पर निकल गईं। रेड क्रॉस की एक टीम वहां पर पहले ही से ही पहुंची हुई थी। उस टीम में एक लेडी डॉक्टर की कमी थी। ये दोनों भी उनके साथ जुड़ गई। अपने होश में जो भी महिला वहां आती या लाई जाती, सुंदरी उससे वर्जा के बारे में पूछ लेती, लेकिन किसी से भी उसकी मां का सुराग नहीं मिला। काम बहुत कठिन था। फिर भी सुंदरी के माता पिता ने नन्हे बालक का दिल बहलाए रखा। उसे समझाया गया कि शेफाली और सुंदरी उसकी ईबू की तलाश में गई हुई हैं और उसे अपने साथ लेकर आएंगी। देर शाम को जब उसे पता चला कि उसकी ईबू नहीं मिली तो वो उदास हो गया और रोने लगा। फिर डिनर के बाद उसका बिस्तर शेफाली के साथ उसी कमरे में लगा दिया गया। रात आराम से गुजर रही थी, गुजर जाती, मगर एक भयानक सपने के बाद ईबू ईबू चिल्लाता वर्जा शेफाली के बिस्तर में आ घुसा।
एक प्यार की लहर उसके अंतर में जागी और उसने वर्जा को अपनी बाहों में भींच लिया और चुंबनों से उसका मुखड़ा धो दिया। तभी एक विचार उसके मन में आया, एक विचित्र विचार, विचार जो विचित्र तो था ही, पवित्र भी था। वो भी तो बन सकती है वर्जा की मां, वर्जा उसका बेटा भी तो बन सकता है। धीरे धीरे वर्जा के साथ उसका प्यार बढ़ने लगा और वो भी शेफाली के साथ घुलने लगा। सुंदरी ने शेफाली को लाख समझाया कि वो इस बच्ची से क्यों इतना मोह बढ़ा रही है। एक ना एक दिन तो उसे वर्जा को यहां छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ेगा। और एक दिन तो उसने सुंदरी को साफ कह दिया, इंग्लैंड हम दोनों नहीं, हम तीनों जाएंगे। वर्जा हमारे साथ जाएगा, मैं उसे गोद ले लूंगी। क्या आप सचमुच सीरियस हैं? आप बनेंगे एक कुंवारी मां? ये क्यों जरूरी है कि मां बनने के लिए नारी किसी पुरुष की तृप्त वासना का बीज अपने अंदर ग्रहण करे? शेफाली और सुंदरी अब अस्पताल के काम में शामिल हो गई। उसके लिए उन्हें इंग्लैंड में डॉक्टर कॉलिंस की अनुमति जरूरी थी, सो सौभाग्य से मिल गई। यदि डॉक्टर ना भी कह देते तो ये दोनों त्याग पत्र देने को भी तैयार थी। यहां अस्पताल में एक हॉल खाली करवाना पड़ा था, जहां वर्जा जैसे कई अनाथ बच्चों की देख रेख का प्रबंध किया गया था। वर्जा भी वहां रहने लगा और सुंदरी भी वहीं काम पर लग गई। शेफाली अस्पताल से वक्त निकालकर प्रतिदिन वर्जा को देखने जाती। अब तो वो शेफाली को अपनी सगी मां समझने लगा था, उसे ईबू ईबू कहकर बुलाने लगा था। उसके इस संबोधन से शेफाली भी अपने को भरी पूरी मां समझने लगी। मुलाबो में रहते उसे अब 5 महीने हो चले थे। उसने सोचा इंग्लैंड लौटने से पहले अब वर्जा को गोद लेने की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। अतः उसने अपनी अर्जी अधिकारियों को भेज दी। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वार्तानुवाद के लिए सुंदरी उसके साथ थी। 5 व्यक्तियों की एक कमेटी बैठी हुई थी, जिसका चेयरमैन था हाजी अब्दुल सलाम। इंटरव्यू में कई सवाल पूछे गए। तुम अकेली आई हो, अपने खाविन को क्यों नहीं साथ लाई? अकेली हूं, शादी नहीं की, लेकिन बच्चे को तो बाप भी चाहिए होगा ना, फिर क्या करोगी? इस प्रश्न का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। लड़का मुसलमान है, तुम हिंदू हो, हम इसे दूसरे मजहब में कैसे भेज सकते हैं? लड़का तो मुसलमान घर में ही जाएगा। मजहब का वास्ता देकर आप उससे उसका ये हक क्यों छीनते हैं? बच्चा मुझे पहचानने लगा है और ईबू ईबू कहकर बुलाता है। लेकिन मजहब आड़े आ ही गया और शेफाली की अर्जी नामंजूर हो गई। वो सुंदरी के साथ बिल्डिंग से बाहर निकली ही थी कि हाजी अब्दुल सलाम ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। फिर उसे एक तरफ ले जाकर टूटी फूटी अंग्रेजी में बोला, आई मैरी यू, यू मैरी मी एंड गो इंग्लैंड, एंड वर्जा गो इंग्लैंड। वो चिल्लाई, इंग्लैंड? नॉट इंग्लैंड, यू गो टू हेल। वो मुट्ठियां भींचे आगे बढ़ गई। अब उसकी समझ में आया कि उसकी अर्जी क्यों स्वीकार नहीं की गई थी। शेफाली ने सोच लिया कि हो चुकी लोक सेवा और इसका जो इनाम उसे मिलना था मिल चुका। अब उसे वापस इंग्लैंड लौट जाना चाहिए। सुंदरी भी वापस जाने को तैयार हो गई और दोनों ने वापसी की फ्लाइट बुक कर ली। मुलाबो में ये शेफाली का अंतिम दिन था। आज वो अपने को खाली खाली महसूस कर रही थी। वर्जा तो बस आज ही का हीरो है। उसके खिलौने टूट जाएंगे, कपड़े छोटे हो जाएंगे या फट जाएंगे और उसे याद भी नहीं रहेगा कि दूर इंग्लैंड से कभी कोई आई थी उसके साथ वो रिश्ता जोड़ने जो आमतौर पर हर किसी को जिंदगी में एक बार मिलता है, मगर उसको दूसरी बार मिल रहा था। ये कैसा अभागा है जो दूसरी बार यतीम हो रहा है। अब वे मेडान एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। शेफाली और सुंदरी चेक इन कर चुके हैं। शेफाली ने सबसे हाथ मिलाया, फिर वर्जा को गोद में लिया और उसे बाहों में भरकर 1000 बार चूमा और एक झटके के साथ अलग हो गई और सुंदरी के साथ आगे बढ़ चली। तभी वर्जा की चीखों ने एयरपोर्ट की बिल्डिंग को सिर पर उठा लिया। ईबू ईबू मत जाओ, ईबू वापिस आ जाओ, ईबू देखो वर्जा रो रहा है। तब सुंदरी ने शेफाली को टोका, पीछे मुड़कर मत देखना, वो और रोएगा। उन दोनों के ठीक पीछे पीछे चले आ रहे थे एक पति पत्नी। पत्नी की पुश्चैर में था उनका बच्चा। शेफाली उनकी बातें सुन रही थी। पत्नी ने पति से कहा, नन्हा सा इतना प्यारा बच्चा है और ये मां उसे छोड़कर जा रही है। कैसी है ये मां? मैं तो किसी हालत में अपना बच्चा यूं छोड़कर ना जाऊं, ये हराम का होगा। इसलिए धन्यवाद।